हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर चैनल वन एकेडमी। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी पावर में एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है, द साइन ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड स्टेट केयरफुली इफ फॉलोइंग क्वांटिटीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव। बच्चों, we are knowing that work done may be positive, negative or zero. We have given some cases to determine that whether the work done in each is positive or negative. हम हर एक केस को वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट केस देखते हैं। वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मीन्स ऑफ अ रोप टाइड टू द बकेट। क्या ये वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आप सोचिए कि सपोज ये हमारे पास एक वेल है। ओके, ये हमारे पास एक वेल है और यहां से बकेट को एक इंसान स्ट्रिंग के हेल्प से बाहर निकल रहा है। तो वो अप्लाइड फोर्स कहाँ लगा रहा है? अपवर्ड लगा रहा है। और जो हमारा बकेट है वो भी कहाँ पे मूव करेगा? अपवर्ड। यानी अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है। ओके, तो हमारा ये वर्क डन क्या बनेगा? W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो यहाँ पे F इंटू डी इंटू कॉस जीरो। कॉस जीरो 1 होता है तो F इंटू डी आएगा। इट मीन्स यहाँ पे हमारा वर्क डन बन जाएगा पॉजिटिव। ओके, सेकंड केस क्या है हमारे पास? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अबव केस। बच्चों, जब ये बकेट वॉल में से बाहर आ रहा है तब ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा? बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लगता है ऑलवेज। आपको पता है कि आपका अप्लाइड फोर्स कहाँ पे है? ऊपर की ओर। ओके, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हुआ? ऊपर की ओर हुआ। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है? नीचे। अब हमें वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है। बच्चों देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है? अपवर्ड। मतलब कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। यस, तो देखते हैं वर्क डन क्या बनेगा। इन सेकंड केस बच्चों वर्क डन बनेगा एफ डी कॉस 180 डिग्री। आपको पता है कि cos 180 क्या होता है? -1। तो आपका ये वर्क डन आएगा नेगेटिव। सो यू कैन से दैट वर्क डन इज लेस देन 0 इन सेकंड केस, which is the work done by the gravitational force when bucket comes outside the wall. Okay, थर्ड केस देखते हैं बच्चों। वर्क डन बाय अ फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। सपोज ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी स्लाइड डाउन हो रही है, मतलब कि बॉडी नीचे की ओर आ रही है बच्चों। और हमें वर्क डन फाइंड करना है ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। आपको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? फ्रिक्शन फोर्स मोशन का ऑपोज करता है। तो ये जो बॉडी वो नीचे की ओर आएगी तो उसका फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा? अपवर्ड लगेगा। डिस्प्लेसमेंट तो डाउनवर्ड है। ओके, सो वी कैन से दैट W इक्वल टू फोर्स इंटू डी कॉस थीटा में फोर्स तो हमारा फ्रिक्शन है, डी डिस्प्लेसमेंट है। कॉस क्या होगा बच्चों? 180 डिग्री। और कॉस 180 डिग्री -1 होता है तो अगेन यहाँ पे आपका वर्क डन क्या आ गया? यहाँ पे भी आपका वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। नेक्स्ट केस है, वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बच्चों यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करी है हमने। ओके, देखिए क्या होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस है। वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी। ओके, हम यहाँ पे अप्लाइड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सपोज राइट हैंड साइड में। तो बॉडी भी कहाँ पे मूव होगी बच्चों? ये भी बॉडी राइट हैंड साइड में मूव होगी। ओके, यहाँ पे हमें बात किया है रफ सरफेस का बच्चों। दो इट हैज अ रफ सरफेस, बच्चों रफ सरफेस है, बट हमें वर्क डन फाइंड कर रहे हैं ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, नॉट ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में तो वर्क डन हो ही रहा है। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्लियर बात है, एफ डी कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 1 होता है तो आपका यहाँ पे वर्क डन आएगा ग्रेटर देन 0। एंड द लास्ट केस बच्चों, अब बात करते हैं लास्ट केस के अंदर। लास्ट केस में क्या है?
वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन वाइब्रेटिंग इट टू री रेस्ट। मतलब कि एक पेंडुलम है, वो इस तरह से वाइब्रेट हो रहा है तो ऑसिलेट कर रहा है, बराबर। अब ये ऑसिलेशंस क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है और लास्ट में ये पेंडुलम स्टेडी हो रहा है। बच्चों पेंडुलम का जो मोशन है वो रेजिस्ट हो रहा है। ओके, पेंडुलम रेस्ट में आ रहा है मतलब उसका मोशन अपोज हो रहा है। तो मोशन को अपोज करने वाला फोर्स कहाँ लगता है ऑलवेज, वो फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में लगता है। आपको यहाँ पे पता चल जाएगा W होगा एफ डी कॉस 180, कॉस 180 माइनस होगा तो आपका क्या होगा वर्क डन, एफ इंटू डी इंटू -1। अगेन बच्चों वर्क डन इस केस में आएगा नेगेटिव। ओके, सो वी कैन say that work done is positive when a man lifting bucket outside the well. Work done is negative, okay, in this case, first case, due to gravitational force, work done is negative when a body moves on a frictional surface. Work done is greater than 0 when work is done by the applied force on the rough surface. And work done by the resistive force of air on a vibrating pendulum is also negative because it is against the motion. Okay, displacement is against the motion. Please note down. बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन इस तरह से है, a body of mass 2 kg initially at rest makes under the action of an applied horizontal force of 7 Newton on a table with coefficient of kinetic friction 0.1. Compute these results. Work done by the applied force in 10 seconds. Work done by the friction in 10 seconds. Work done by the net force on the body in 10 seconds. Change in kinetic energy of the body in 10 seconds. And interrupt your result. बच्चों केस को समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस है जो कि रफ है, यहाँ पे ब्लॉक है या ऑब्जेक्ट, इसका इनिशियल वेलोसिटी u क्या है, 0 है। हम यहाँ पे उसको 7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके, अब जब हम 7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे तब ये ब्लॉक मूव होगा और 10 सेकंड में वो अपनी दूसरी पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, वर्क डन। ओके, अप्लाइड फोर्स हमारे पास 7 न्यूटन ऑलरेडी है, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा तो हम इजीली वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स फाइंड कर लेंगे। और हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, अगर ये रफ सरफेस है तो हमें फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना है। फ्रिक्शन फोर्स हमें पता है जो कहाँ पे लगता है, ऑपोजिट टू द मोशन। तो बच्चों फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करेंगे और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ऑलरेडी होगा तो हम वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स भी फाइंड कर लेंगे। अब बात करते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड वर्क डन बाय द नेट फोर्स। नेट फोर्स कुछ नई बात नहीं बच्चों, ये जो अप्लाइड फोर्स है और फ्रिक्शन फोर्स है दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे और जो फोर्स आएगा वो हमारा नेट फोर्स हो जाएगा। तो हमें थर्ड केस भी सोल्व कर लेंगे, बट ये सारे केसेस हमें 10 सेकंड के अंदर सोल्व करने हैं, मतलब कि नॉट इन ड्यूरेशन ऑफ 10 सेकंड। 10 सेकंड इस इवेंट के लिए है तो हमें 10 सेकंड के अंदर रिक्वायर्ड क्वांटिटीज को फाइंड करना पड़ेगा। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम। फर्स्ट स्टेप हम गिवन इंफॉर्मेशन का लिस्ट बना लेंगे। बच्चों यहाँ पे मास हमारे पास है 2 kg, लिख लिया। अप्लाइड फोर्स F कितना है, वो है 7 न्यूटन, चलो वो भी हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, 0.1, ओके ये भी हो गया। बच्चों देखते हैं कि ये हमारे पास एक सरफेस है जो कि रफ है। ओके, अप्लाइड फोर्स F सपोज हम राइट हैंड साइड में लगा रहे हैं बच्चों, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर, हम पहले फ्रिक्शन फोर्स फाइंड कर लेंगे। बच्चों फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या है, म्यू इंटू एन। ये एन नॉर्मल फोर्स है जो कि नॉर्मल टू द सरफेस लगता है, बट ये फोर्स वेट के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे म्यू एम जी। चलो म्यू का वैल्यू क्या है भाई, म्यू का वैल्यू 0.1 है, मास हमारे पास 2 है और जी है 9.8। आप यहाँ पे 10 भी ले सकते हो बट हम 9.8 से कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन आएगा यहाँ पे 1.96 न्यूटन। ये हो गया बच्चों फ्रिक्शन फोर्स। ओके, अब बात करते हैं कि इनिशियली जब ऑब्जेक्ट वो रेस्ट में था, ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, यस बच्चों ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में था, हमारे पास टाइम गिवन है 10 सेकंड।
10 सेकंड में वो कितना ट्रैवल करेगा बच्चों। कोई भी ऑब्जेक्ट जब ट्रैवल करता है ना, तो ट्रैवलिंग या उसका मोशन ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर लेंगे। देखते हैं रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। एफ डैश जो होगा अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स। अप्लाइड फोर्स 7 था, माइनस फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास 1.96 है, जिसका आंसर हमारे पास होगा 5.04 न्यूटन। बच्चों ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स से तो ये हमारी बॉडी एक्सेलरेट होगी और आगे मूव करेगी, मतलब हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स अपॉन मास, यानी एफ डैश बाय मास। चलिए भाई एफ डैश हमारे पास है 5.04 अपॉन मास का वैल्यू क्या है 2 kg। चलिए 5.04 बाय 2 करिए, 2.52 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गई बात, सारी चीजें क्लियर हो गई। ओके, सब चीज बच्चों हमारे पास है। अब हम आगे के स्टेप की ओर मूव होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि फर्स्ट केस हमारा क्या है। देखिए फर्स्ट आंसर है हमारा, हमें लाना है वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। ओके, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स एफ क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स का वैल्यू क्या है आपका, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स है 7, ये 7 लिख दिया। अब आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम एक छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी नॉट इट मीन्स इनिशियल स्पीड, ओके, जो 0 है। हाफ एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है बच्चों, 2.52। टाइम हमारे पास 10 सेकंड है, और इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा 126 मीटर। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 7 इंटू 126 मीटर। तो 7 इंटू 126 का मल्टीप्लीकेशन ये होगा 882 जूल। इट मींस वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। बच्चों ये एफ किसका साइन है, कैपिटल एफ अप्लाइड फोर्स का साइन है बच्चों। तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स आपका होगा 882 जूल। सॉरी, चलिए सेकंड आंसर लाते हैं, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। देखो ये वर्क डन और फ्रिक्शन का साइन, फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों फ्रिक्शन फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, दैट्स व्हाई हियर वी हैव माइनस साइन। चलिए फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है 1.96 माइनस 1.96 इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमने किया है 126 मीटर। अब 1.96 इंटू 126 माइनस 246.9 जूल, ये हो गया वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, वर्क डन बाय द नेट फोर्स। चलिए तो नेट फोर्स हमारा एफ डैश है, तो वर्क डन बाय नेट फोर्स मतलब डब्ल्यू एफ डैश, ये साइन है एफ डैश इनटू डिस्प्लेसमेंट। बच्चों नेट फोर्स हमेशा क्या रहेगा, नेट फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में रहेगा। ओके, नेट फोर्स का हमारे पास वैल्यू क्या है, वो है 5.04 न्यूटन, यहाँ पे 5.04 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट अगेन 126 मीटर। चलिए 126 इंटू 5.04, तो ये आएगा 635 जूल। ओके, अब लास्ट में बच्चों बारी आती है काइनेटिक एनर्जी के चेंज की, मतलब कि हमें वर्क डन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन इस तरह से, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, डेल्टा के। डेल्टा के इक्विवेलेंट टू डब्ल्यू होता है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम डेल्टा के इक्वल टू डब्ल्यू। ओके, ये तो हमें पता है। अब हम बात करें डेल्टा के की, जो क्या होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बच्चों फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, यहाँ पे हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, बट वी नॉट क्या है 0 है, यहाँ पे खाली हाफ एम वी स्क्वायर होगा। आपको पता है v का फॉर्मूला है वी नॉट प्लस ए टी, बट ऑलरेडी वी नॉट 0 है, तो v के बदले क्या लिखोगे आप a इंटू टी। तो यहाँ पे बनेगा हाफ एम ए टी का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर लो, हाफ एम का वैल्यू 2। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है हमारे पास 2.52, तो यहाँ पे 2.52, टाइम है 10 और होल स्क्वायर।
इसको हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये भी आएगा 635 जूल। अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये जो डेल्टा के है वो 635 जूल है। ओके, डेल्टा के वर्क डन जितना है, ये वर्क डन किसके जैसा हो गया, अप्लाइड फोर्स जैसा हो गया। मतलब कि हम यहाँ पे ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इस कंडीशन के अंदर या इस केस के अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम फुलफिल होता है। ओके, प्लीज मेक अ नोट। बच्चों अब देखते हैं एक्सरसाइज का 6.3 नंबर। 6.3 नंबर के अंदर हमारे पास एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट या तो पोजीशन का ग्राफ है। हमें यह बताना है कि ग्राफ के कौन से रीजन के अंदर हमें पार्टिकल मिल सकता है या पार्टिकल होने की प्रोबेबिलिटी है। बच्चों, एनर्जी की एक्सिस पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी गिवन है, और हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता लगाना है कि ये काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। क्योंकि पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। मास पॉजिटिव क्वांटिटी है, वेलोसिटी का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको पता है कि पार्टिकल का एक कंडीशन होता है कि उसका काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी जिस रीजन में पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगा वहां पे पार्टिकल मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी या तो होगी। अदरवाइज अगर पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी लेस देन जीरो है या नेगेटिव है तो वहां पे हमें पार्टिकल मिलेगा नहीं। ओके, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम सॉल्यूशन लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए कि टोटल एनर्जी का इक्वेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए फर्स्ट केस, बच्चों फर्स्ट केस के अंदर आप यहाँ पे ए पॉइंट पे आ जाइए। ओके, 0 टू ए तक के अंदर तो ये आपका ई क्या था, 0 था। ओके, आफ्टर ए क्या होता है, आफ्टर ए मतलब कि एक्स ग्रेटर देन ए डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू और ये मैकेनिकल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी से ज्यादा होती है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन बच्चों आपको काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी, लेस देन जीरो मिलेगी। मतलब कि इस रीजियन में हमें पार्टिकल नहीं मिलेगा। सो पार्टिकल कैन नॉट बी प्रेजेंट इन एक्स ग्रेटर देन ए रीजन। और ई मिनिमम क्या है बच्चों, इस केस के अंदर ई का मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, सेकंड केस देखिए बच्चों, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू स्टार्ट होता है और यहाँ पे हमारे पास है मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर। तो देखो पहले तो हम ओरिजिन पे आ गए, तो इस पॉइंट पे तो पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी ज्यादा है, और हम जैसे राइट साइड मूव होते जाएंगे सेम वे सब जगह पे क्या होगा, एट एवरी रीजन पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन ई। ओके, अगर पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन ई है तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन अगेन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, लेस देन जीरो। सो वी कैन नॉट फाइंड पार्टिकल इन दिस रीजन। बच्चों यहाँ पे भी एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी है उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, माइनस ई। बात करते हैं थर्ड रीजन के अंदर, देखिए बच्चों बिफोर ए के पहले का रीजन देखिए, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी से ज्यादा है। ये जो क्रॉस है वो मैकेनिकल एनर्जी शो कर रहा है। आफ्टर बी भी यही हो रहा है। आफ्टर बी आप देख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी से ज्यादा है। मतलब कि आपको ये रीजन में और ये रीजन में पार्टिकल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चों फर्स्ट वाले रीजन में और सेकंड रीजन में आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, लेस देन जीरो हो रहा है। ओके, सो पार्टिकल कैन बी फाउंड इन विच रीजन, दिस रीजन। बच्चों यहाँ पे पार्टिकल मिलेगा। ये रीजन कौन सा है, दिस रीजन इज फॉर एक्स ग्रेटर देन ए। देखो ये x ग्रेटर देन ए और ये b से कम है, मतलब कि x लेस देन b। तो x ग्रेटर देन a और x लेस देन b रीजन के अंदर आपको पार्टिकल मिलेगा। बट यहाँ पे पार्टिकल नहीं मिलेगा, यहाँ पे पार्टिकल नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा। और मिनिमम एनर्जी क्या हो गई, मिनिमम मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी -v1। ये रहा नेगेटिव वैल्यू, देखो -v1 सबसे नीचे वैल्यू। ओके, बात करते हैं डी के लिए। देखो यहाँ पे भी बच्चों दो रीजन है हमारे पास, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। ओके, तो यहाँ पे -b/2 से -a/2 इस रीजन के अंदर। ओके, और a/2 से b/2 देखो, -b/2 लेस देन x लेस देन -a/2 एंड a/2 लेस देन x लेस देन b/2। ये दोनों रीजन को यहाँ पे लिखा है। ये दोनों रीजन के अंदर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या है,
भाई पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मैकेनिकल एनर्जी से ज्यादा है, मतलब कि वहां पे आपका काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, लेस देन जीरो। फिर से काइनेटिक एनर्जी लेस देन जीरो है, मतलब कि वहां पे पार्टिकल नहीं मिल सकता। और यहाँ पे इस केस के अंदर लास्ट में पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू क्या है तो मैकेनिकल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -V1। प्लीज मेक अ नोट।